ठीक है ना, आपके रिस्पेक्टेड ग्रुप्स की जो भी प्लेलिस्ट होगी। तो अब भविष्य में अब कोई लेक्चर नहीं भेजूंगा, वो प्लेलिस्ट ही आप लोग चेक कर लेना, उसी में लेक्चर अपने आप ही ऐड होता चला जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है, तो आपको मांगने वाने की जरूरत नहीं कि ये भेज दो लेक्चर या वो भेज दो। वीडियो लेक्चर की बात करो, नोट्स जैसे कल का नोट्स मैंने नहीं भेजा था तो उन्होंने टोका तो मैंने भेजा, तो कभी मैं भूल जाऊँ तो आप लोग टोक दिया करो कि सर नोट्स भेज दो, अगर आपको लिखना है और मैं भूल गया हूँ तो टोक दिया करो, मैं भेज दूंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ, गुड गुड इवनिंग भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस, तो हम पढ़ ही रहते हैं। दिस इज द थर्ड क्लास आई थिंक कंडीशनल सेंटेंस की, है ना, और ये आखिरी क्लास भी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, एक क्लास में इसका असाइनमेंट हो जाएगा। और ठीक है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, देखो मैं आपको ना एक सेंटेंस देता हूँ, आप लोग बताना कि इसका सही है कि गलत है। जब तुम आओगे, ठीक है, जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, ये सेंटेंस हिंदी का है। और इसका मैं चार ना ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, आप लोग बताना आपको जो ठीक लगता है, एक्स वाई जेड जो भी ठीक लगता है आपको बताना है। ठीक है ना, तो पहला है व्हेन यू विल कम देन आई विल गो, पहला। दूसरा सेंटेंस है व्हेन यू कम देन आई गो। तीसरा व्हेन यू विल कम देन आई गो। चौथा व्हेन यू कम देन आई विल गो। मुझे बताओ कि ये जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, उसका ट्रांसलेशन चारों में से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, क्या लगता है आपको? जितनी आपकी समझ है, जितनी आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्या लग रहा है? फोर्थ, थर्ड, सेकंड? अच्छा ऑप्शन नहीं है, ओके ठीक है, आप अपना ऑप्शन बता रहे हो, बताओ सर। तो पहला ऑप्शन है ना व्हेन, अच्छा व्हेन विल यू कम, ओके सर ये तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है ना, व्हेन यू विल कम सवाल नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप कब आओगे। और अगर ये पूछो तुम कब आओगे तो ये सवाल है, समझ रहे हो इस चीज को, इसको भाव से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो विल लगाओगे तो वो सवाल हो जाएगा, जबकि सवाल नहीं, ये क्वेश्चन रेज करा, सरप्राइजिंगली पूछा कि भाई कब आओगे, इस सेंस में ये। अब आपके हिसाब से क्या ठीक है चारों में से? वो तो ठीक है आपके हिसाब से भाई साहब? कोई भी ठीक नहीं है, क्या लगता है? बहुत लग रहा है। आओ ध्यान से सुनना आप लोग, देखो सुनो ये क्या कह रहा है, जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, दो इंसिडेंट जब फ्यूचर में होते हैं गाइज। मान लो मैंने को कहा कि मैं जब तुम आओगे मैं तब जाऊंगा, तो अगर दो इंसिडेंट फ्यूचर में हो रहे हैं ना, तो ध्यान रखना कि जो इंसिडेंट पहले होता है ना, इन दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है? जब तुम आओगे उसके बाद ही तो जाऊंगा। तो जो इंसिडेंट पहले हो रहा है उसको ध्यान रखना आप लोग, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, किसमें रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट, मतलब उसमें विल नहीं आता। और जो दूसरा वाला इंसिडेंट होता है इसको फ्यूचर में रखते हैं, किसमें रखते हैं? फ्यूचर में रखते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये वाला सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये वाला सिंपल प्रेजेंट तो है, लेकिन ये वाला सिंपल फ्यूचर, ये वाला सिंपल प्रेजेंट नहीं है, तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, क्या बचा हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन ही है इसका। ठीक है ना, कि पहले वाले इंसिडेंट को प्रेजेंट में रखा और दूसरे वाले इंसिडेंट को विल आ गया तो फ्यूचर हो गया हमारा। ठीक है ना, तो दूसरे वाले को फ्यूचर में रखा, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। लेकिन गाइस क्या हर बार एग्जाम में ऐसा होगा कि हम हिंदी बनाएं और चेक करें कि मतलब कि किसके बाद आएगा किसके बाद नहीं आएगा? तो इसका सीधा सा एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कंडीशनल सेंटेंस ही है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों में होता है ना, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, है ना। हालांकि इसमें इफ यूज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दो दो सेंटेंस तो है इसमें, है ना। तो
जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस बनेगा भविष्य में लगातार, है ना, क्या बोला मैंने आपको, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जो इंसिडेंट्स रूल है ये हमारा, मैंने ये बताया जब दो इंसिडेंट जो हैं, जब दो इंसिडेंट्स फ्यूचर में लगातार हो रहे हो तो पहले इंसिडेंट को किस में रखना है हमें, पहले इंसिडेंट को सिंपल प्रेजेंट में रखना है या प्रेजेंट में रखना है, ठीक है, और दूसरे वाले को किस में रखना है, दूसरे इंसिडेंट को किस में रखना है, दूसरे इंसिडेंट को रखना है गाइस हमें सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट नहीं, कोई और भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन गाइस मैंने आपको बताया ना कि जब कभी भी ऐसे सेंटेंस बनेंगे हमेशा कितने हिस्सों में बनेंगे, कितने हिस्सों में बनेंगे, दो हिस्सों में बनेंगे, है ना। और जब कभी भी पहला वाला इंसिडेंट होगा ना, एक होगा पहले और एक होगा, अच्छा जरूरी नहीं कि पहले वाला पहले ही लिखा जाए, पहले वाला बाद में भी लिखा जा सकता है, यानी जो इंसिडेंट पहले हो रहा है ना उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, इससे कोई मैटर, ठीक है। कंडीशनल में पोजीशन की तो कोई बात ही नहीं है, मैंने कहा कि हर बार जो हेड वाला सेंटेंस है वो पीछे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये करूंगा इसकी जो इंसिडेंट पहले हो रहा है ना वो ना कुछ वर्ड से मिलकर बनता है गाइस, जो इंसिडेंट पहले हो रहा है वो कुछ वर्ड से मिलकर बनता है, और ध्यान रखना है कि जब वो वर्ड्स उसमें आ जाएंगे ना तो ध्यान रखना कि उसमें कभी भी फ्यूचर का कोई भी वर्ड नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, या तो उसमें एस या ईएस भी आ जाएगा। दूसरा वाला किस में आ जाएगा हमारा, फ्यूचर में आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? एक आपको सीधा सा तरीका बताता हूं कि इन शब्दों के बाद जो है ना, ऐसे लिख लो आप लोग कि निम्न शब्दों के बाद, ठीक है ना, निम्न शब्दों के बाद, शब्दों के बाद फ्यूचर का यूज नहीं करते। कौन से ऐसे शब्द हैं वो आओ देख लो एक बार जरा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हो गया गाइस हमारा इफ, एक हो गया हमारा सपोज, एक हो गया हमारे पास व्हेन, एक हो गया अंटिल। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप लोग, अंटिल की अंटिल कौन सा वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वन भाई साहब, ठीक है, एक सिंगल एल आता है इसमें, ठीक है ना। अच्छा एक बार बताओ मुझे आप लोग, पूछ चुका हूँ क्या, विच वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, अच्छा कौन बोला फर्स्ट, आप बोले, आपके हिसाब से भाई साहब सेकंड लग रहा है, ठीक है, DAR ना कि DER, और ऐसे कई मौके मिलेंगे मुझे, ठीक है ना, रुखसत करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, तो अनटिल हो गया हमारा, अनलेस हो गया, ठीक है ना, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, एज सुन एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, लेस्ट हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, इन केस हो गया, ये सारे वर्ड्स है गाइस। जब कभी भी दो घटनाएं भविष्य में होंगी तो जो पहले वाला इंसिडेंट होगा ना वो हमेशा इन वर्ड से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। और इन वर्ड्स के बाद हमें क्या नहीं यूज करना, फिर विल का यूज नहीं करना, कोई भी फ्यूचर का वर्ड इसमें नहीं यूज करेंगे, क्या आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा अगर थर्ड पर्सन है तो, ठीक है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें कि जैसे इफ लिखा है ना, अगर अगर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए, इफ लिखा मिल जाए, तो ध्यान रखना कि इफ के बाद सपोज नहीं आता है, इफ के बाद सपोज
और सपोज के बाद इफ नहीं आता है, अंटिल के बाद नॉट नहीं आता गाइज, और अनलेस के बाद भी नॉट नहीं आता। ठीक है, और ध्यान रखना आपको कि लेस्ट के बाद याद रखना हमेशा शुड का यूज करते हैं गाइज, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़े, अब आ जाओ एक एक करके इससे एग्जाम्पल करते हैं, तब ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इफ का ही दे देता हूँ, सीक्वेंस में ही चल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया मैंने आपको इफ का, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो मैंने कहा कि इफ द कंपनी विल रब इट्स शोल्डर्स विद मी इन माई rainy days, I will never, guys never, NEAVER या NEVER? कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे, टेंशन वाली क्या बात है, हम घबराते नहीं है। ठीक है, आई विल नेवर लीव इट इन द लर्च। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। अब या तो मैं इस सेंटेंस की हिंदी बनाऊं और पता करूं कि इसमें पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। तो इसकी हिंदी बनाऊंगा तो पता क्या बनेगा, इसकी हिंदी ये बनेगी कि अगर दो घटनाएं भविष्य में हो रही हैं, है ना, तो क्या कर रहा है, इफ अगर कंपनी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, रब इस शोल्डर्स का मतलब क्या होता है, कंधे से कंधा मिला के चलना। तो अगर कंपनी कंधे से कंधा मिला के चलेगी तो मैं भी इन माई रेनी डेज, मतलब मेरे बुरे दिनों में, तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा उसके बुरे दिनों में। तो पहले क्या होगा, पहले तो कंपनी चले फिर मैं चलूंगा। तो पहले वाली घटना ये है, और पहले वाली घटना में विल नहीं यूज होता, ठीक है ना, दूसरी वाली में यूज होगा लेकिन पहली वाली में यूज। तो या तो तुम हिंदी बनाओ, या मैंने कहा कि कौन सा वर्ड लिखवाया था मैंने इसमें से पीछे, ये जो वर्ड लिखवाया इससे तो कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, इफ यूज हो रहा है। तो अगर इफ यूज हो रहा है तो सीधे सीधे बात है कि इफ वाला जो सेंटेंस होगा इसमें विल, और कंपनी जो है ना ये थर्ड पर्सन है तो इसका रब नहीं आएगा, इसके साथ रब्स हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान सुनना, ये पता आपको एस या एस कब लगता है या नहीं लगता है, अगर फर्स्ट पर्सन है। अगर क्या है, देखो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में आता है आपका गाइस आपका दे। इसके अलावा आता है ही, शी, इट, किसी का नाम या एक्स वाई जेड कुछ भी। सिर्फ इनको छोड़ करके सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसी है यस आता है। तो किसी का नाम आ गया या कुछ कंपनी आ गई तो वहां पे मैंने ऐसी यस लगा दिया, रब्स हो गया। लेकिन अगर दे लिखा होता, यू लिखा होता या फिर आई और वी, तो क्या होता, सिर्फ वर्ब की। क्लियर रहेगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, रब्स इस शोल्डर विथ मी का होता क्या होता है, कंधे से कंधा मिला के चलना। इन माई रेनी डेज मतलब क्या होता है, बुरे दिन, है ना। इन द लर्च का मतलब क्या होता है, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। ठीक है, विल हट जाएगा। और जब विल होता है ना गाइस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस नहीं लगता, लेकिन जब विल हटेगा तो फिर एस लग जाएगा, विल पूरा हट जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो आप लोग, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है गाइस। एक ना व्हेन हमने पढ़ा था, व्हेन के गाइस दो मतलब होते हैं, एक होता है कब और एक होता है जब। ठीक है ना, जब इसका मतलब कब होता है तो विल जो होता है ना आता है, और जब इसका मतलब जब होता है तो विल नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कहता हूं व्हेन विल यू कम, जैसे उस समय वो भाई ने कहा था। तो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने विल को सब्जेक्ट से पहले ले लिया तो ये इंटरोगेटिव है, सवाल पूछ रहा है ये।
जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो वो सवाल हो जाता, तो ये इसका इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम कब आओगे, यही तो मतलब हुआ ना। तो मैंने कहा कि जब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर विल का यूज करेंगे, यानी ये सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि व्हेन यू विल कम आई विल THO use, I will do a party and stand you pizza, I will do a party and stand you something, या कुछ खिलाना पिलाना, ठीक है ना। अब क्या कहना चाह रहा है कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा और पिज्जा खिलाऊंगा, ये दो घटना भविष्य में हो रही है। मान लो फोन पे कहता हूं इनको मैं, ये कहीं बैठे हुए अपने गांव में, मैं उनको कहता हूं कि भाई जब तुम आओगे मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तो पहले क्या होगा, पहले तो ये आए तभी तो पार्टी होगी, तो पहले वाली घटना को किसमें रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, दूसरी वाली को सिंपल, या तो हिंदी बना लो या ऐसा कर लो कि व्हेन जहां पे आता है उसको ध्यान रखना कि क्या नहीं आता। क्या अब एस लगेगा इसमें, कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यू के साथ एस नहीं लगता, क्या लगता है यू के साथ सिर्फ वर्ब की अस्व। दूसरे वाले को फ्यूचर में रखेंगे। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो आप लोग और क्या कह रहे हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा ही इज looking forward to presenting his brother a bike after he will complete his graduation. His education is graduation. बताइए। अच्छा देखो, दो घटनाएं भविष्य में हो रही हैं, लेकिन अगर मैं इसकी हिंदी ना बनाऊं तो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया इसमें, जितने वर्ड लिखवा इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया मैंने, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद क्या नहीं आएगा, और जब हट जाएगा तो इसके साथ एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ लगता है। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट्स, ही कंप्लीट्स हिज ग्रेजुएशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, प्रेजेंटिंग रहेगा। आप क्या चाहते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहते हो आप वहाँ पे, नहीं। लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू अकस्टम, देखो टू के बाद ना तीन बातें हो जाती हैं। अब ये तो जो सीनियर है वो देख लो, बाकी जिनको नहीं आता छोड़ दो। V1 भी आता है, ING आता है, और V3 भी आ सकता है, ठीक है ना। ये इन्फिनेटिव हो गया, ये तब आता है जब व्हेन टू इज अ पार्ट ऑफ अ फ्रेज, ठीक है ना। तो कौन सा फ्रेज, ऐसे फ्रेज, लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू अकस्टम टू के बाद जो वर्ब आएगी उसमें ING आएगा, ठीक है जी। नहीं चलेगा, इज लुक फॉरवर्ड टू मतलब ये फ्यूचर को बताता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मदद करूँ, है ना। आई एम गोइंग टू डू दिस, है ना। तो ये जो लगता है ना, आई एम गोइंग टू डू दिस, ये प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर को बताता है, तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना सही है कि नहीं। आई हैव ऑलरेडी गॉट माई कंपनी इंश्योर्ड, आई हैव ऑलरेडी गॉट माई कंपनी इंश्योर्ड बिकॉज इट इज अ फायर
prone area in case it will catch fire. कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? क्या एक वर्ड यूज हो रहा है इसमें? कौन सा? इन केस लिखवाया था क्या? ठीक है, लिखवाया नहीं लिखवाया? ये रहा देखो, है ना? इन केस के बाद क्या हो जाएगा? हमारा विल हटेगा, और इट चूंकि हमारा थर्ड पर्सन ये है, तो यहाँ पे इट कैचेस फायर भी होगा यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने कहा ना, अगर आप हिंदी नहीं भी बना पा रहे हो, अगर आपको वर्ड याद है, कौन कौन से वर्ड? इफ, सपोज, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन केस, प्रोवाइडेड, लेस्ट, तो इनके बाद हमेशा क्या यूज, कभी भी विल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो आप लोग, और क्या है आपका, जैसे कि एक एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारे पास, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू मनी provided you will provided you will sell your lavish office at throwaway price, throwaway price। ठीक है, सी है वो। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है पता है आपको? एक वर्ड यूज हो रहा है प्रोवाइडेड। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं मैं जो लिखवाए थे उसमें से? प्रोवाइडेड। तो मैंने कहा कि प्रोवाइडेड जहां पे आ गया उस सेंटेंस में गाइस क्या नहीं होगा? विल का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब की। या तो उसमें ऐसे यस, क्या ऐसे यस लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यू के साथ ऐसे यस नहीं लगाते, ये हमारा सेकंड पर्सन है, सिर्फ थर्ड पर्सन में नहीं आता। ठीक है, एक और देख लो आप लोग, एक है आपका अनटिल और एक है आपका गाइस अनलेस। ध्यान से सुनना, दोनों के बाद क्या नहीं आता? दोनों के बाद नॉट नहीं आता, और दोनों के बाद विल भी नहीं आता। एक चीज ध्यान रखना, और चीज, अनटिल जो होता है ये टाइम के लिए आता है, और अनलेस जो होता है ना, ये कंडीशन के लिए आता है, शर्त के लिए आता है। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि शी डिड नॉट लर्न, शी डिड नॉट लर्न एनी स्किल until she was not of 18। उसने कुछ भी नहीं सीखा था जब तक वो 18 की नहीं हो गई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि अंटिल के बाद क्या नहीं आएगा? विल तो लगा ही नहीं रखा, वो तो पास्ट में बना दिया इन्होंने सेंटेंस को। ठीक है ना? तो सिर्फ नॉट को हटा देंगे, बाकी तो सब ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और भी वर्ड लिखवाए थे मैंने, एक वर्ड शायद मैंने एज सुन एज लिखवाया था क्या? हाँ, एज सुन एज हो रहा। एज सुन एज द एसएससी विल टेक्स इट्स, एसएससी विल टेक इट्स नोटिफिकेशन बैक, take its notification back, then all the candidates will storm into cafe to fill their forms।
to fill their forms. मैंने कहा गाइस कि जिस सेंटेंस में एज सुन एज आ जाएगा, पर देखो सुनो, ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये दो दो हिस्सों में लिखा गया, राइट। मैंने कहा कि एज सुन एज आ गया तो एज सुन एज के बाद क्या नहीं आएगा, लेकिन देखो एज सुन एज के बाद तो देखो यहाँ भी विल नहीं आया, तो क्या इसको भी हटा दूं मैं? नहीं, क्यों? क्योंकि एज सुन एज जिसमें यूज हो रहा है ना, जिस इफ वाले क्लॉज में, तो उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम विल को हटा देंगे। क्या टेक को टेक ही रहने दो, ये टेक्स हो जाएगा, ये टेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन एसएससी है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ये टेक्स हो जाएगा। आई वी यू के अलावा जो भी होगा, दे के अलावा जो भी होगा, उसमें एस लगेगा। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो सुनो, कंडीशनल में ना और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन फिलहाल दो तीन बातें और सुन लो आप लोग। देखो सुनो, कैन जो होता है ना गाइस, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है। और जो कुड होता है गाइस, वो पास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कैन प्रेजेंट के लिए, कुड पास्ट के लिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुना क्या होता है। आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होते हैं? एक इफ क्लॉज और एक, अब मेरी बात ध्यान से सुना गाइस, कि अगर आपका इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट में लिख दिया है ना अगर, तो मेन क्लॉज में भी आप प्रेजेंट का यूज करोगे फिर। और आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों में होता है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। अगर इफ क्लॉज को उन्होंने पास्ट में लिख दिया है तो आप मेन क्लॉज को भी किस में लिखोगे? फ्यूचर वाला इंसिडेंट नहीं है, दूसरा केस है ये, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि, एक एग्जांपल दिया मैंने, कहा कि इफ शी डज नॉट एग्री, व्हाट कुड वी डू, व्हाट कुड वी डू। हाँ जी, बताइए। क्या कह रहा है? अगर वो, देखो सुनो, कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों में होते हैं, इफ क्लॉज और, अब देखो इफ क्लॉज में देखो कौन सा टेंस यूज हुआ, हमारा प्रेजेंट यूज हुआ क्या, तो आगे मेन क्लॉज में भी क्या यूज करेंगे हम लोग? तो कुड नहीं आएगा, क्योंकि कुड हमारा किस में आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? व्हाट कैन वी डू, है ना, इस प्रकार से। और अगर इसी का उल्टा लिख दूंगा, इस अगर मैं, अगर इसी का रिवर्स कर देता हूं, मान के चलो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया आपके सामने कि इफ शी डिड नॉट एग्री, इफ शी डिड नॉट एग्री, व्हाट व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, तो क्या हो जाएगा? अब देखो इफ क्लॉज हमारा किस में है? पास्ट में। तो मेन क्लॉज हमारा किस में होगा? कैन नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? नहीं, चेंज हमेशा इफ क्लॉज के हिसाब से मेन क्लॉज को करना है, ठीक है ना। चेंज हमेशा इफ क्लॉज के हिसाब से मेन क्लॉज है ना। कैन कुड की जगह कुछ भी ऐसा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अगर विल होता तो वुड हो जाता, है ना, शैल होता तो शुड हो जाता। वो हमेशा उस तरीके से करना है, ओके। तो ये है हमारे पास। लास्ट जो शीट दी थी वोकेबलरी की, उसमें कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? हाँ, और कितने थे टोटल? हाँ, निकालो, डिस्कस करते हैं। सुनो मेरी बात, एक चीज और ध्यान से सुनना, दिस चैप्टर इज एंडेड, हाँ जी, एज, नहीं नहीं, जितना पढ़ा दिया बहुत है। आप एक काम करना, मेरा होमवर्क सुन लो आप लोगों को ना। अब नेक्स्ट क्लास जब भी इंग्लिश होगी ना, जब कभी भी होगी, तब तक आपको रोज इस चैप्टर को घर पे पढ़ना है। इसमें जितने ज़्यादा रूल, ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, गिन के 4-6 रूल ही हैं, ठीक है, लेकिन रोज पढ़ना है। आज पढ़ना है, कल पढ़ना, परसों रोज पढ़ना, ठीक है ना। जब आप आओगे, जब भी क्लास होगी इंग्लिश की, तो इसका प्रिंटेड असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, और उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग अपना आंसर भी, अपनी राय भी उस पर रखोगे।
लेकिन ध्यान रखना कि पढ़ के जरूर आना है, ऐसे नहीं कि बस खाली हाथ आ गए, खाली मुंह उठा गए, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है ना, ताकि ताकि समझ में आए, वरना तो ऊपर से चला जाएगा सब। ठीक है। कराने को तो टाइम है, अभी भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम लो, कोई इशू नहीं है। जाना है, जाओ। नमस्कार। करें भाई शुरू। जो लोग शीट नहीं लाए भाई, शीट लेके आना, घर पे छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं सीट का, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, शीट आपको डेली क्लास में लेके आनी है जब तक वो खत्म नहीं जाती। ओके। लाओ, दो बोतल कहाँ गई? क्या कह रहा है आपका? समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन गाइज, ऐसी कोई चीज जो खाने के लायक हो, तो उसको ईडेबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ईडेबल, मतलब खाने योग्य को कहते हैं ईडेबल। गाइज जो चीज पीने योग्य होती है उसको कहते हैं हम लोग क्या? पोर्टेबल कहते हैं उसको। जो पीने योग्य है वो क्या होता है आपका? है ना? पोर्टेबल हो गया। जो खाने योग्य है वो क्या है आपका? बढ़े आगे। एक चीज और बताओ मुझे आप लोग, अगर मान के चलो इलाके में अकाल पड़ जाए, अकाल समझते आप लोग क्या? खाने को, अब अकाल दो प्रकार का, या तो पीने का या खाने का। अगर मान लो अनाज कम पड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फेमाइन। क्या कहेंगे हम लोग? फेमाइन। फेमाइन का तो क्या होता है? अकाल, अनाज वाला अकाल होता है। जैसे 1905 में बंगाल में अकाल पड़ा था, 1905 में। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तो एक ही था ना पहले, तो उस समय करजन के टाइम पे। और गाइज एक होता है ड्राउट, जब सूखा हो जाए। ड्राउट का तो क्या होता है आपका? सूखा हो जाए, ठीक है ना, जब पानी कम पड़ जाए उसके लिए होता है। आगे बढ़ जाए। इसमें एक वर्ड लिखोगे अनपैलेटेबल। एक वर्ड होता है पैलेट। व्हाट इज पैलेट? आपकी जो कभी कभी अब जो गरम गरम खा ले तो मुंह जल जाता है, वाइट वाइट उसमें छाले उगने जो उग जाते हैं। आपके जो जीभ का जो ऊपर वाला, जो मुंह के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो तालू जिसे कहते हैं, वो होता है पैलेट हमारा। ठीक है ना, स्वाद से रिलेटेड भी होता है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्या करें हमारा? समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड गाइज, ऐसी कोई चीज जिसको समझा ना जा सके, वो हमारा इलिजिबल है। ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंस, हाँ नहीं इलिजिबल, हाँ इनकॉम्प्रिहेंसिव लिख लो। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब गाइज जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और इम लगाते तो क्या हो गया हमारे पास? उल्टा हो गया। समझ पा रहे हो क्या? अगर किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स कुछ लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान के चलो मैं कहता हूं कि बिलीवेबल, और अन लगा दिए तो क्या हो गया आपका? अनबिलीवेबल। ठीक है ना। क्रेडिबल विश्वास योग्य, और इनक्रेडिबल। ठीक है ना। तो अन लगा लो, इन लगा लो, डी लगा लो, है ना, ये सारे वर्ड से चेंज होता है मतलब। अच्छा गाइस, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ गाइस फॉलेबल। देखो फॉलेबल का मतलब क्या होता है? जो गलती करे, फॉल करे, बार बार गिरे। और इन लगा दिया तो मतलब क्या हो गया आपका? जो गलती ना करे। ठीक है ना। तो वन हु नेवर कमिट मिस्टेक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, वन हु नेवर कमिट मिस्टेक हो जाएगा आपका इनफॉलेबल।
वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड गाइज, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की क्या करे, मदद करे गाइज, तो इसको कहते हैं सैमरिटन। क्या कहते हैं उसको? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आपको पता है जब मैं पहली बार इंग्लिश, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा बेकार, एक्सट्रीम, कॉलेज के 3 साल बाद तक भी मुझे टेंस नहीं आता था। मेरी गलती नहीं थी, कोई मुझे सिखा ही नहीं पाया, उन लोगों की गलती थी, ठीक है ना। तो जब मैंने कंपटीशन में कहा, लगा कि यार अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब लग रहा पढ़ना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, तो पढ़ना चालू किया तो कुछ ले पढ़े ही ना। तो सबसे पहले मैंने कसम खाया कि पहले वॉक्य याद करूंगा। तो रोज ना, मेरे पास उस समय नोकिया का, उस समय ये एंड्रॉयड नहीं आता था, मेरा पहला ही एंड्रॉयड फोन मुझे 2000, वैसे तो मिल तो गया था टाइम पे ही, शायद 14-15 में मिल गया था, बट उससे पहले नहीं था। तो 5130 था, नोकिया 5130 था, उसमें 2G चलता था, ठीक है। तो जैसे उसमें ना गूगल इमेज में मैं इमेज देखता था कि भाई जैसे वेटरन लिख दिया तो क्या आ रहा है फोटो में, फोटो देखने से याद हो जाती है ना चीजें, ठीक है। तो जब मैं एस पे आता था ना, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकली याद करता था, तो एस पे आ गया तो एस पे लिखता था सैमरिटन। तो जब मैं आता था तो मैं देखता था कि एक आदमी खड़ा है मटके में पानी लेकर के, और वो दूसरे आदमी को पानी पिला रहा है, और दूसरे आदमी की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, मतलब कि बहुत ही दयनीय कंडीशन है, ठीक है ना। तो वो ऐसे आदमी को कहते हैं सैमरिटन। सैमरिटन का तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता हो। वेटरन का होता क्या होता है गाइस? एक्सपीरियंस बंदा। वेटरन डॉक्टर हो गया आपका, वेटरन फैकल्टी हो गया आपका, वेटरन टीचर हो गया, कुछ भी बोल रहा आप लोग, है ना, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी करता है, ठीक है ना। वेटरन का तो क्या होता है गाइस? इसका आंसर तो यही वाला है, इसका मतलब लिख लेना आप लोग, एक्सपीरियंस लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, तजुर्बा से होता है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन गाइस, क्या हो जाएगा इसका? पेटेंट करा लेना, ठीक है ना। देखो कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है ना, इन सब में बड़ा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ना। ट्रेडमार्क भी अलग चीज होती है। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई चीज मैंने बनाई नई, जो दुनिया में आज तक कभी नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई, तो मैंने उस पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है ना, समझना इस चीज को आप लोग। और सरकार से मैंने उसको रजिस्टर करा लिया कि हाँ भाई तूने बनाया, मिल गया। अब कोई और अगर बनाता है तो वो बना नहीं सकता। कौन बनाएगा? सिर्फ मैं। लेकिन इसका एक नियम है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद वो जो पेटेंट है वो सरकार अब नीलाम करेगी उसको पब्लिकली, जो पैसा देगा उसको मिल जाएगा। KFC जो है, चाहे तो अपने जो उसके जो प्रोडक्ट हैं KFC, उसका वो पेटेंट करा सकती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि 20 साल बाद क्या होगा, ठीक है ना, 20 साल के बाद तो वो पब्लिकली हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो उसको पेटेंट कराते नहीं, उसको सीक्रेट रखते हैं अपने पास। तो इस चीज को आप लोग, वो जो बनाते हैं, जो भी कहते हैं ना वैसा स्वाद तो कहीं और नहीं मिलता, तो वो किसी को बताते नहीं है, ना ही वो पेटेंट कराते हैं। वो चाहे तो करा सकते हैं, रेसिपी के भी पेटेंट हो सकते हैं कि कितना मसाला डाला, क्या डाला, इससे एक स्वाद आ गया ना, इन्वेंशन हो गया एक तरह का। नहीं करवा रखा, ऐसे चला रहे हैं क्योंकि वो हिडन है। क्योंकि पेटेंट कराओगे अगर, तो फिर तो पेटेंट एक टाइम के बाद खत्म होगा, तो फिर आपका वो तो फिर पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फिर वो पब्लिक बनाएगी उसको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना वो जॉन जॉन औषधि को, देखा ना बोलो ना, क्या बोलते, कौन सी दवाई बोलते हैं यार उसको, आपको कुछ बोलते हैं ना, एक तो नॉर्मल ब्रांडेड दवाइयाँ आती है महंगी महंगी, और एक जेनरिक दवाइयाँ, क्या बोलते हैं उसको? जेनरिक। ये जेनरिक दवाइयाँ क्या है? आज से 20 साल पहले ये दवाइयाँ भी ब्रांडेड थी, लेकिन अब इनका पेटेंट खत्म हो गया, तो अब ये पब्लिक डोमेन में आ गई, कोई भी बना सकता, तो सस्ती बन जाएंगी। इसलिए जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, आप जितना मर्जी यूज कर लो, है ना, सेम टैबलेट मिल जाएगा। मैं एक दिन गंगाराम में दिखाने गया तो मेरा एक दिन की कॉस्ट 7000 रुपीज, डॉक्टर की फीस 2500 रुपये कंसल्टेशन फी, और उसने डॉक्टर ने 4000 का तो मेडिसिन लिख दिया, ठीक है ना। पिछले 1 साल से एम्स में दिखा रहा हूँ, मुझे लगता है शायद आने जाने का ही खर्चा लगता है बस मेट्रो का, और तो कुछ लगता नहीं इसमें। और एक से एक महंगे टेस्ट भी फ्री है वहाँ पे। हालांकि वही है, थोड़ा सा बिहेवियर झेलना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी का बिहेवियर, और बर्ताव कभी कभी होगा, काम भी नहीं होगा, वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन वही है, ये जो दवाई लिखते हैं सरकारी हॉस्पिटल वाले, जो दवाई लिखते हैं वो एक्चुअली जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। और ये प्राइवेट वाले क्या होते हैं, इनको कंपनीज फंड करती हैं कि भाई आपको अमेरिका की सैर करा देंगे, आपको समर वेकेशन में भेज देंगे पूरी फैमिली को, हाँ हाँ, गिफ्ट्स वगैरह देती है। तो इसलिए अब आप खुद सोचो कि इतनी सी बात है, और एक डोलो 650 mg सुना है ना, बुखार की दवा है, देते हैं, उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
ठीक है ना। ऐसा क्या मैटर हो गया भाई, 3 रुपए की दवाई 1.5 रुपए की दवाई का, तो इतना ज्यादा उन्होंने खर्च किया अपनी ब्रांडिंग पे कि डॉक्टर वही रिकमेंड कर रहा है। ठीक है ना। इस पर बाद में मैटर हो गया था बहुत ज्यादा, एक्चुअली केस वेस हो गया था, तो इस चक्कर में वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। आगे बढ़ जाए। तो पेटेंट क्या होता है, कुछ इन्वेंशन का आपने क्या कर लिया है, कुछ इन्वेंशन है उसको आपने क्या कर लिया है, राइट ले लिया, उसका सोल राइट, एकमात्र बेचने वाला व्यक्ति। सोल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना, हाँ सोलमेट, है ना, ऐसो, हाँ वो आत्मा वाला। लेकिन सोल का होता है एकमात्र, जैसे कि एकमात्र, सोलमेट ये वाला भी लिख सकते हो चाहो तो। इसका मतलब हो गया कि एकमात्र है, आपके जो ओपोनेंट होगी पार्टी उसके लिए, है ना, ये चीज है। सॉलिटेयर होता है, ठीक है ना, वो चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉपीराइट क्या होता है गाइस। कॉपीराइट होता है कि आपने कुछ बनाया, उसका आपने राइट्स रिजर्व कर लिया, कोई और बनाएगा उसका अपना राइट रिजर्व कर लेगा, ठीक है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन में आज मुझे कंपनी का फोन आया कि सर हम बुक्स टाइप करते हैं, आपको करवानी है क्या। तो मैंने बोला भाई कोटेशन दो अपनी, क्या कोटेशन आपकी, क्या क्या। तो उन्होंने कहा कि हम अप्रोक्सीमेटली 13 बुक्स प्रिंट करके देंगे इन 900 रुपीज़। 13 बुक्स इन एक सेट होगा पूरा, मतलब पूरा कोर्स का, एक बच्चे के लाए। उसमें इंग्लिश की 2-3 बुक्स थी, जीएस की 2-3 बुक्स थी, ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है भाई। देखा मैंने उनका कंटेंट, तो उनका कंटेंट मुझे पसंद नहीं आया, बेकार कंटेंट था, मतलब ऐसे ही बस टाइम, बस कहने को तो हो जाएगा कि शिक्षा सदन की किताब छप गई है। हाँ, शिक्षा सदन की कहने को किताब तो छप गई है, दुनिया वाले देखेंगे, प्रेज भी करेंगे मुझे, लेकिन वो रद्दी है, वो एकदम रद्दी, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, उससे लाख गुना कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लासेस का कंटेंट है। ठीक है ना, तो अगर मेरी जगह कोई बिगनर होगा और उसके पैसे भी होते तो तुरंत बनवा लेगा कि भाई थोड़े दिन लोगों की वाहवाही जीत लेंगे। तो फर्जी वारा है ना, ये तो हमें क्या बनाएंगे, तो हाँ। जबकि मुझे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, आप लोग तो अभी बिगनर हो, अभी आप अभी पढ़ो आराम से। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना, जिनके स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 195 इन इंग्लिश, वो कह रहे हैं कि सर आप किताब लिखो, वी आर eagerly वेटिंग फॉर दिस। तो जो मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगा ना, वो आपको 4-5 टीचर से पढ़ना और 4-5 किताबों से पढ़ने के बाद इकट्ठा हो जाएगा एक बार में। ठीक है, अब तो और ज्यादा अपग्रेडेड है, काफी ज्यादा। जबकि वो जो स्टूडेंट जिसने बोला मुझे ये बात, वो तो किस बैच का पढ़ा हुआ, काफी सीनियर स्टूडेंट है। ठीक है ना, और कई एग्जाम्स वो निकाल चुका है, अभी रिसेंट में उसका सीपीयू मेंस भी था, वो हाल फिलहाल में, जल्दी उसकी फोटो आप मेरे साथ देखोगे एज ए सिलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो कॉपीराइट क्या हो गया आपका, जिससे कंपटीशन की किताबें जितने टीचर लिखते हैं ना, और कहते हैं इसका कॉपीराइट ले लिया, कॉपीराइट कुछ नहीं होता, बस ऐसी। एक बात होता, मान लो मैं कैमरा लगा दूं एक, भले ही ना चलता हो, ऑफ तो रहेगा ना, वही चीज है। तो कॉपीराइट का जो मैसेज लगाते हैं ना ये लोग बुक के आगे, उनका वो इन्वेंशन थोड़ी है। तुमने बायोलॉजी में सेल का टॉपिक पढ़ाया है, कोशिका का, तुमने खोज थोड़ी दी है कोशिका, तो सब पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो वही मैं भी छाप दूंगा तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा, जबकि सेम ही है कंटेंट। कोशिका में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी होता है, एंडीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, लाइसोसोम होता है, तो वही सब मेरे में, वही सब तुम्हारे में है। तुमने ना कुछ खोजा ना हमने कुछ खोजा, तो उस पर कोई नहीं। तो कॉपीराइट में क्या होता है, आप अपना रजिस्टर कर डिट्टो नहीं छाप सकते, थोड़ा सा ये होता है। आगे बढ़ जाए। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स गाइस, क्या हो जाएगा इसका, बिब्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है ना, बिब्लियोफाइल क्या होता है आपका, जो किताबों किताबों से बहुत ज्यादा क्या करता हो, किताबों को बहुत ज्यादा पसंद करता हो। आगे बढ़ जाएंगे गाइस, ध्यान रखना आप लोग, जैनो का मतलब जो होता है ना गाइस, जैनो का मतलब होता है विदेशी, जैनो का मतलब क्या होता है आपका, विदेशी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैनोफाइल, यानी कि विदेशियों से लगाव रखने वाला, है ना। फाइल का मतलब गाइस लवर ऑफ समथिंग, जो उसको पसंद है वो चीज। तो जो विदेशियों को पसंद करता हो या विदेशी वस्तुओं को पसंद करता हो, समझ पा रहे हो क्या। और एक होता है गाइस आपका जेनोफोबिया, क्या हो जाएगा, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। जेनोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, तो जेनोफोबिया तो क्या हो जाएगा, विदेशियों का डर। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक होता है हमारा हेमो का मतलब क्या होता है आपका, ब्लड। हेमोग्लोबिन होता है ना, हेमो का मतलब क्या होता है आपका, ब्लड होता है। तो हेमोफाइल होता है आपका जिसको खून पसंद हो, और हेमोफोबिया क्या हो जाएगा, जो खून से डरता हो। ठीक है ना, ये पेडो तो बच्चों से रिलेटेड है, क्या पेडोगॉगी वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर गाइस। आपको पता है कि जितने भी ऑथर्स होते हैं ना, बुक्स वगैरह लिखते हैं, उनके एक्चुअल नाम कुछ और होते हैं, है ना, और रियल नाम कुछ और होते हैं। किताब पे अपना कुछ नाम लिखेंगे, एक्चुअल नाम कुछ और होगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, फिक्टिशियस में तो क्या होता है, फॉल्स, यानी झूठा नाम यूज करना, किसके द्वारा। ठीक है, तो इसको पैसिडोनिम कहेंगे, उपनाम,
या छद नाम, जैसे कहते हैं ना राजकुमार उर्फ कालू, ठीक है ना, तो इस तरीके से चलता है। क्या? फॉल्स मतलब झूठा। आगे बढ़े। होमोनिम्स क्या होता है गाइस? होमोनिम्स क्या होता है पता है आपको? सिनोनिम्स क्या होता है? सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड, है ना। जैसे मैंने कहा कि जो सूरज होता है उसको हम लोग भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स हो गए ना एक तरह से के, तो पर्यायवाची। और एंटोनिम्स क्या होते हैं आपके? विलोम शब्द, है ना, उसका उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात हो गया, है ना, वो उस तरीके से। और एक होता है होमोनिम्स, ये हिंदी में नहीं होता, ठीक है, सेम साउंड वाले। जैसे कहते हो खाना वाना खा लिया, तो खाना तो ठीक है लेकिन उसमें वाना जो है उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन सेम साउंड हो रहा है। रोना धोना हो गया, तो रोना तो ठीक है, धोने का भी सेंस है, लेकिन यहाँ पे सेंस नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, वो चीज़ है, ठीक है। तो हेमोनिस सिंपल, ठीक है। एनोनिमस, एनोनिमस क्या होता है गाइस? व्हाट इज एनोनिमस? एनोनिमस का मतलब होता है गाइस, आपको पता है गाइस? एक बार क्या हुआ कि किसी ने ट्विटर पे ना एक गालिब का शेर लिखा, है ना, कि हर एक अ, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी बहुत कम निकले, ठीक है ना। तो नीचे लिख दिया गालिब, क्योंकि गालिब का शेर था, नीचे लिखते हैं ना ऐसे डैश करके। लेकिन आपने देखा होगा कहीं पर अज्ञात लिखा रहता है ना। तो वही अज्ञात जो है वो क्या आपका, मतलब जिसका रियल फाउंडर पता ही नहीं है कौन है, ठीक है ना, वो चीज है। तो ये अनोमिनस क्या होगा? अज्ञात, एग्जैक्टली पता ही नहीं है कौन है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि जीरो की खोज किसने की थी, तो किसी अज्ञात भारतीय ने की थी, ऐसा बोलते हैं, है ना। उस प्रकार से आगे बढ़ जाए। अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन गाइस, क्या होगा इसका? एक ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, मतलब ये फ्रूट्स वाले पेड़ लगाए जाते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्चिड। क्या होता है इसका? ऑर्चिड हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, क्या हो जाएगा इसका? देखो गाइस, ऐसी जगह जहां पे क्या होता है, मिलिट्री के हथियार रखे जाते हैं, उसको कहते हैं शास्त्रागार। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहते हैं उसको गाइस, आयुध भंडार, ठीक है ना। तो इसका आर्सेनल हो जाएगा, शास्त्रागार हो जाएगा, हिंदी में कहोगे तो हो जाएगा इसका शास्त्रागार, ठीक है। ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं इसको। जैसे आप कभी जाते हो तो जो पश्चिम बिहार का अगला स्टॉप है ऑर्डिनेंस डिपो, है ना, तो ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? जहाँ पे ऐसे इस तरह के इक्विपमेंट रखे हुए हो। गाइस ध्यान रखना आप लोग, इक्विपमेंट होता है गाइस, इक्विपमेंट्स नहीं होता, कभी भी याद रखना, गलत होता है ये, ठीक है। इस पे कभी भी ऐसे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग। मान के चलो मेरे पास एक एप्पी फिज की बोतल है, किसकी बोतल है? मैंने ये खोल करके बोतल उनकी शर्ट पे डाल दी, और बहुत सारी मक्खियां जो है उन पे आकर के भिनभिनाएंगी। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी है और बहुत ज्यादा मीठा है ना। तो ध्यान रखना, किसकी बोतल डाली थी मैंने? किसकी बोतल डाली थी? तो याद रखना कि एपियरी का मतलब होता है गाइस रिलेटेड टू बीज, है ना, मधुमक्खियों का पालन कह सकते हो आप लोग। और जो दूसरा वाला होता है एवियरी, ये किससे रिलेटेड होता है? पक्षियों से। ये पहले ही बता चुका हूँ क्या मैं, है ना। याद रखना इस चीज का, ये बार बार आता है, अभी कुछ दिन पहले सीपीओ में भी आया था और आता ही रहता है। पहले पे क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड पे क्या लिखा है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको भाई? आर्चिव, है ना भाई। इसको देखो, पहली बात तो आप लोग आर्काइव बोला करो, ये आर्काइव है, ठीक है ना। क्या है ये? आर्काइव पढ़ेंगे उसको, आर्चिव नहीं पढ़ेंगे। फोन में भी होता है ना, फोन में बहुत कुछ होता है। आपने फोन में जैसे ही कुछ सर्च किया गैलरी में, सॉरी गैलरी में करो, गूगल में, आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे जूते सर्च किया भाई साहब ने, उनको जूते ही जूते जूते ही जूते दे के मारे जा रहे हैं। जब तक जूते नहीं ले लेगा ये बंदा, तब तक उसको जूते दिखाए जाएंगे। यूट्यूब खोले, इंस्टाग्राम खोले, समझ पा रहे हो? अच्छा, इसी को दिखेंगे, इनको नहीं दिखेंगे, जबकि इनके बगल में ही दोनों फोन है। क्यों? क्योंकि गूगल ने कितना तगड़ा दिमाग लगाया है कि पर्सन की डिमांड के हिसाब से उसको ऐड दिखाई जा रही है। बहुत तगड़े वाला, बहुत बेनिफिट की चीज है ये, ठीक है ना, ये चीज है। तो
क्या किस पे बोला था, हाँ। तो जब कभी भी आप गूगल में ब्राउजर में सर्च करते हो, तो अगर आप इनकॉग्निटो लगा देते हो मोड, देखा ना होता है, तो फिर वो आपका चेन नहीं पकड़ पाते, इसलिए फिर जब इनकॉग्निटो में आप कुछ सर्च करते हो तो फिर उसकी ऐड नहीं आएगी, ठीक है ना। और अब तो कुछ दिनों बाद ऐसा होने वाला है कि वो आपकी बात सुनेंगे और सुनते भी हैं। क्या हुआ कि मैं बाथरूम में ना ब्रश कर रहा था, तो गम ब्लीडिंग हो गई, मतलब दांत से खून आया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला ना, कहला डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगले ही मिनट मुझे डेंटिस्ट की ऐड आ रही थी, जबकि मेरा फोन तो बिल्कुल अंदर रखा हुआ था कहीं टेबल पे। सुबह सुबह तो फोन लेकर थोड़ी मैं ब्रश करूंगा, ठीक है, फोन कहीं पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, डेंटिस्ट की ऐड लेकिन मुझे बराबर। तब मैं समझ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्लास में एक दिन मैं शिवाजी के बेटे के बारे में पढ़ा रहा था, संभाजी, वो छावा मूवी जो आई है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन चल रही थी। अगले ही सेकंड मुझे रील्स आ रही है छावा की, ठीक है ना। वो छावा ऐड जो है ना, नए नए जो डायलेक्ट्स है ना, कि हम नमक है महाराज, सुना है ना, जितना चाहिए उतना यूज कीजिए अपने अनुसार, ठीक है ना, वो चीज है। तो किस पे बात कर रहे थे हम लोग? आर्काइव का मतलब क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट्स होता है गाइस। जैसे कौन से थे यार, वो मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है देर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट के उसमें है, म्यूजियम वगैरह में है या आर्काइव में है, भारत सरकार के आर्काइव में, वो कभी कभी रिलीज भी करते हैं इसको, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये हो गया। अच्छा एक चीज और बता रहे थे, इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है? हिडन बताया था। एक उसी में गाइस एक आपका होता है काशेस एंड कुकीज। काशेस एक वर्ड होता है गाइस, क्या होता है एक वर्ड? काशेस बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं गाइस हिडन, हिडन समथिंग हिडन, है ना, गुप्त भंडार। इस चीज का गुप्त भंडार, मान कर चलो पहले इन्होंने जूते सर्च किए तो जूते की साइड पे गए, ठीक है। तो ये जो जा रहे हैं ना इधर उधर, जो गूगल में सर्च किया, इनको लग रहा है कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन इनके सारा डाटा को चेक करके स्टोर करके रख रहे हैं उस काशेस एंड कुकीज में। अगर मान लो तुमने नॉर्मल गूगल में सर्च करके काशेस को डिलीट भी कर दिया तो भी वो शो नहीं करेगा आपको, एडवर्टीजमेंट जा रही है वो बंद हो जाएगी फिर, ठीक है। आगे बढ़ जाए। हाँ यह भी होता है, इसके भी रील्स मिलेंगे आपको, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड गाइस, ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो। क्या हो जाएगा इसका बताइए? देखो सुनो, मैं हमेशा गवर्नमेंट जॉब में बोलता हूँ, कल भी शायद मैंने बोला था, आई थिंक क्लास में, नहीं बोला मुझे नहीं पता, बट याद रखना, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यू पीपल डोंट हैव राइट्स, आपके कोई अधिकार नहीं है। चुपचाप जो घर वाले दें खाना खाओ और पढ़ाई करो, इतना ही अधिकार। जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन जलवा दिखाएंगे, ठीक है ना। और जलवा क्या दिखाएंगे, घर वालों से बदतमीजी तो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने तो यही सीखा है, और मैं बच्चों को वही कहता हूँ फॉलो करने के लिए जो मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है। ऐसा कोई पढ़ी पढ़ाई कोटेशन नहीं बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। कोटेशन नहीं बोलता हूँ कि कोई मोटिवेशनल बात बोल दिया चल जाए, मैं वही फील करता हूँ जो मैंने बोला है वही मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो मैंने अपने जीवन में कभी भी याद रखना कि कभी भी डिमांड उतनी कभी की ही नहीं घर में, जो मिला खा लिया। नमक नमक था तो भी ठीक है, नहीं था सब्जी में तो भी ठीक है, मैं खा के यहाँ आ जाता हूँ ना, तब फोन करता है कि बताया नहीं नमक नहीं था। तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सब्जी और रोटी को पानी में डाल के भी खा लेना, ठीक है ना, इससे कोई मैटर करता ही नहीं, इसको पी जाना। समझ पा रहे हो इस चीज़ को आप लोग? तो मेरी कोई डिमांड सप्लाई होती ही नहीं है। इस चीज़ को लेकर वो मुझे काफ़ी प्रेज भी करते हैं कि हमारा लड़का तो हीरा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मेरे एट्रीब्यूट्स में से था, क्योंकि शादी के लिए जब रिश्ते जाते तो उसमें एक ये क्वालिटी भी चली गई थी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर आपको लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, फिर घर वालों पे आप चिल्ला रहे हो, ये सब बिहेवियर, फिर आप गलत जगह बैठे हो, इसका मतलब या तो आप अपना बिहेवियर बदलो या जगह बदलो, ठीक है ना। अब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप ऐसा बनो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदार रहो काम के प्रति, जो सिचुएशन मिली है अब इसमें पढ़ो, और जॉब पे लगने के बाद भी ईमानदार ही रहो, ठीक है ना। आगे बढ़े। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इन इनसेटिएबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? डी ऑप्शन, जिसको संतुष्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो। आपको पता है किसको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है? ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही कुछ अचीवमेंट रही हो जिसकी, समझ पा रहे हो? 20-25 के हो जाने के बाद कईयों को नहीं पता होता कि करियर का करना क्या है। अभी मेरे पास एक लड़की आई थी शाम को, उसको वो अभी 20 साल की, 17 साल की, 12वीं में कितने साल के होते हैं बच्चे? 16-17 साल के होते हैं। उसको पूरा क्लियर है कि कहाँ जाना है उसको, और अकेले ही सारे डिसीजन ले रही है। क्लैट करना है, फिर सीयूटी देना है, फिर बीएड करना है, ये करना है वो करना, सारे डिसीजन क्लियर उसको। और उसकी बातों से लगा कि वो बहुत ही अडिग है, अडिग इन द सेंस वो बहुत ही
फिक्स है, मतलब कि वो इधर तो भटकने वाली नहीं लग रही है मुझे कि डिस्ट्रैक्शन हो गया है ना, कि इधर चले गए उधर चले गए, वो चीज़ तो मुझे मुझे देख के सही लगा वो कि हाँ वो जल्दी ही कुछ ना कुछ अचीव कर लेगी। ठीक है, ये चीज़ है। करियर को लेकर विजिबिलिटी उसकी साफ साफ दिख रही थी। मेरी बात ध्यान सुना, मैं आपको कह रहा हूँ जिसको संतुष्ट करना क्या हो, बस मैं मुद्दे से हट जाता हूँ बार बार, संतुष्ट करना जिसको क्या हो मुश्किल हो। ध्यान सुनना, हम तीन भाई हैं, जो सबसे छोटा वाला है ना मेरा भाई, वो शुरू से ही टॉपर रहा है, क्लास का टॉपर रहा है वो, और पढ़ने में बहुत अच्छा। और इस कारण से घर वाले खुश रहते थे, क्योंकि बिहार और बिहारियों में एक चीज़ कॉमन है कि जो पढ़ने में अच्छा है वो बहुत वैल्यूबल है। ठीक है ना। तो उसको शुरू से ना उसकी डिमांड्स फुलफिल, 11th क्लास में उसके पास फोन था, वो 11th क्लास में फोन लेके जाता था, स्लाइडर इन 2008। ये बड़ी बात है, 2008 में फोन ले जाना बड़ी बात है, क्योंकि उस समय 5,000 का फोन ऐसा लगता था जैसे कि 25, 30, 35 हज़ार का फोन है। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। ये नोकिया 1110 चलता था। मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में फोन लिया, वो भी जबरदस्ती जबरदस्ती दिलाया गया है। ठीक है ना, मैंने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसने जो लिया, क्या लिया, 11th क्लास में स्लाइडर वाला फोन एक आता था, बहुत सही लिया उसने। ठीक है, ये डिमांड फुलफिल हुई इसकी, क्यों, क्योंकि पढ़ने में एमबीबीएस की तैयारी की उसने कई साल, एम्स आकाश वगैरह में। ठीक है, वहां भी डिमांड फुलफिल हुई। खाने में भी उसको बड़ा मुश्किल है संतुष्ट करना। अच्छा, आज की डेट में वो साइंस साइड का बंदा था, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में उसका नंबर नहीं आया, तो उसने वेंकटेश्वर कॉलेज से बीएससी किया, और बीएससी करने के बाद उसने एमबीए किया। समझ आ रहा है इस चीज को आप लोग, बीएससी करके एमबीए किया। साइंस वाला बंदा किस में आ गया, अब वो कॉमर्स में आ गया, एमबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया। और कॉलेज टॉपर था, क्योंकि वंस अ टॉपर इज ऑलवेज अ टॉपर, ही नोज हाउ टू मेक नोट्स, है ना। मैं आपको कहता हूँ ना, नोट्स बनाओ अच्छे से अच्छे से। आप में से ज्यादातर लोग वही हैं जो प्रिंसिपल का डंडा पढ़ने के बाद ही कॉपी बनाते थे स्कूल में। ऐसा नहीं था सर, ऐसा ही था, ऐसा ही था, मैं तो था, मैं तो था। और उससे भी अच्छा मैंने एक तरीका ढूंढा था कि किसी कॉपी पे अपना नाम चिपका दो। ठीक है, वो परेशान हो रहा है माता की मेरी कॉपी कहाँ गई। समझ रहे हो, ये चीज है। तो उसको शुरू से बताने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे आते हैं एक दिन में ट्रैक पकड़ लेते हैं, वो एक दिन में रिपोर्ट करते हैं, सर ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। कुछ बच्चे नहीं पकड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे पढ़ने की एक कंडीशन है गाइस, कि अगर तुमने दिखा दिया मुझे पढ़ के कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड, तब तो गुरु कृपा तुम पे होगी। तो जैसी भी सिचुएशन होगी मैं तुमको गाइड करूंगा। लेकिन तुम अगर इंटरेस्टेड इन देखे तो मुझे ये लगेगा कि तुम जबरदस्ती आ गए हो यहाँ पे, फिर तो तुम्हें इससे बेहतर जगह पे होना चाहिए जहाँ पे तुम कुछ कर चुको अचीव, है ना। इसलिए पढ़ो, पढ़ के दिखाओ। और एक चीज और, फील्ड बदल लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। जैसे आप एक गवर्नमेंट जॉब में आए, कुछ दिन पढ़े, आपको लगा नहीं जम रहा, चलो कुछ और करते हैं, आपने मेहनत की ही नहीं। और मेहनत करना बड़ा जरूरी है जीवन में, क्योंकि आने वाले जनरेशन को बताओगे क्या। आप खुद सोचो, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी कोई अचीवमेंट क्या है, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इस फील्ड में बैठा हूँ कि एंड तक इसी में रहना है। और मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। इसका इसका देखो सुनो, इसमें कई सारे रीजन है। एक तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया। आप लोग देखो सुनो, आपके आने से पहले एक जनवरी में बैच बना था लास्ट, तो आपसे 3 महीने आगे हैं, आगे ना। दे आर स्टिल इंजॉइंग दैट बैच, इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ्स हो, सारे बैचेस में मौज मस्ती होती है और वो सब कुछ समझ पाते हैं। बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं है, स्टूडेंट्स का बात करना मुझे। इसके अलावा मैं बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा बोलने का। ऐसे अननेसेसरी मैं भी बात नहीं करता, कोशिश करता हूँ बचने से। ठीक है ना, ये चीज है। तो एंड तक आपका मोटिवेशन बना रहेगा, एंड तक वो जादू बना रहेगा। और अभी तो जादू शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो रुक जाओ आप लोग, शुरू होगा जब ये एक एक दो दो चैप्टर खिसकेंगे ना आगे, उसके बाद असली काम शुरू होगा आप लोगों का। ठीक है, तो मैं कहता कि जैसे वो भाई बीएससी किया, एमबीए किया, एमबीए करने के बाद आज की डेट में हम तीनों भाई में सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड है। उसकी सैलरी लगभग 2 या 2.5 लाख के आसपास है, मंथली सैलरी। ठीक है ना। और जिस दिन वो रुक जाता है ना घर पे, उस दिन घर वाले उसके लिए पकौड़े बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या खाएगा मेरा बेटा। ठीक है ना, अगर पता चल जाए उसने बोल दिया कि नहीं मम्मी मेरी तो मीटिंग है मैं नहीं रुकूंगा, पकौड़े कैंसिल। मतलब हमारा मुंह नहीं है कि हम पकौड़े खाएं। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग। और ऐसे ही बंदे नखड़ेबाज होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड्स हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको संतुष्ट करना बड़ा ही क्या हो जाता है, वो इनसेटिएबल हो जाता है। तो इन लगाने का होता तो ये होगा कि मुश्किल है, तो इसका सेटिएबल का होता क्या होता है, जो सेटिस्फाइड हो जाए। तो सेटिस्फाइड से ही तो बना हुआ कुछ कुछ, है ना। आगे बढ़ जाए, और भी कोई वर्ड इसमें गए जो देखो सुनो, इनक्रेडिबल मतलब गई अतुल्य होता है। ठीक है, जिसकी तुलना न की जा सके। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन अ पास्ट टाइम गाइस, क्या हो जाएगा इसका, द एक्ट ऑफ
शायद मैंने बताया था, एक दिन मैं मॉर्निंग में क्लास लेने के लिए आया, ठीक है ना, तो बगल में स्कूल है ना, ये प्ले स्कूल है। सुबह मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसका एडमिशन डे 1 हुआ था, स्कूल के गेट पे आया, बताया था शायद मैंने, पटक दिया उसने सारा कुछ। कह रहा है, मैंने कहा भाई तू अभी जीवन के किस दौर से गुजर रहा है, अभी मौज मस्ती चल रही है जीवन में, असली टेंशन क्या होती है अभी आओ पता चलेगा तुम्हें, है ना, कि कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, इतना तनावग्रस्त जीवन हो जाता है। ठीक है, हम जब कभी भी अतीत में पीछे की बातों को सोचते हैं गाइज, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। क्या कहते हैं उसको? रेट्रोस्पेक्शन। एक बार क्या हुआ ना, बहुत पहले की बात है, व्हाट्सएप जब मैं कंपटीशन में था ना, मैंने काफी समय तक ना व्हाट्सएप को हटा के रखा हुआ था। लेकिन बहुत समय के बाद जो है, ये जो 3 भाई हम है ना, इन तीनों भाइयों में सबसे बेकार आदमी मुझे मानते थे घर वाले, और सबसे कामयाब उसको। लेकिन अब अगर नॉलेज की बात करें तो अब वो मुझे अपर मानते हैं नॉलेज के मामले में। मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है, चाहे कैसा भी सोल्यूशन हो, चाहे वो हिंसा का हो अहिंसा का हो। ऐसा नहीं कि मैं अहिंसावादी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, परसों क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी कहीं जा रहे थे, उनका किसी से एक्सीडेंट हो गया, तो जिनसे एक्सीडेंट हो वो कुछ गुंडे वुंडे थे, उन्होंने पिताजी को बिठा लिया और पता नहीं कहाँ लेके गए। मेरे पास मम्मी का फ़ोन आया, और मैं दिल्ली पुलिस का बैच पढ़ा रहा था, और मेरे उस बैच में कभी आप आओगे सारे के सारे वही मिलेंगे आपको, 6 साढ़े 6 फुट वाले। ठीक है, और वो सारे के सारे मौका ढूंढते रहते हैं, वो ऐसे बंदे हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा सर हम भी चलेंगे, जबरदस्ती। मैंने कहा चलो, एक से भले दो, चलो। जब गए ना, तो पापा घर पे ही थे, मतलब वो उनको घर पे लेके आए थे बंदे, कि जो उनका लॉस हुआ, बाइक वाइक जो टूटी है, पापा पापा से एक्सीडेंट हुआ था, तो बाइक वाइक जो टूटी है वो उसका हर्जाना भरेंगे। मैंने कहा पापा पहले ये बताओ कि हाथ उठाया है कि नहीं उठाया, बाकी की तो बातें बाद में करेंगे हम। ठीक है ना, मैं बार बार उनकी आंखों में देख रहा हूँ, मेरे पापा थोड़े शरीफ है, वो ज्यादा बोलते नहीं है। मैं बार बार उनकी आंखों में जाके देख रहा हूँ कि एक बार एक आंसू की बूंद तो दिखे। उसके बाद का हिसाब तो बाद में होगा, बाइक वाइक के क्या देना है क्या लेना है वो बाद की बात है, पहले हिसाब होगा, उसके बाद देखेंगे, चाहे जिएंगे चाहे। तो क्या जीवन है, इसका फायदा है ऐसे जीवन का, है ना। तो जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे वो थोड़ी, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर पापा ने मुझे कहा कि अरे तेरी कसम नहीं किया, तो फिर मैं रुक गया फिर। ठीक है ना, वो चीज़ है मेरी ज़्यादातर। बस मैं एक ही जगह पे बस रोक नहीं पाता हूँ, बाकी हर जगह मैं रोक लेता हूँ अपने आप को। कोई मुझे क्या लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसी की मेरे से बाइक लग जाती है, मैं कुछ देखता भी नहीं पीछे, अगर कोई पीछे से ठोकता ना मुझे, मैं पीछे मुड़ के देखता भी नहीं। मैं किसी को ठोकता हूँ तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ तुरंत ही, वो चला भी जाता, मेरी किसी से आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुई कभी। लेकिन जब मैटर क्रॉस कर जाता तो फिर वहां पे होता है। ठीक है, आ जाओ। रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है guys आपका, जो अंत, जो पीछे का मुड़ करके देखे। मैंने कहा कि मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, तो बहुत दिनों बाद जब मैंने इंस्टॉल किया तो मैंने पहला व्हाट्सएप पे स्टेटस आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक। व्हाट आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिया। व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? पीछे का याद करना। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पास्ट के, अतीत के, है ना, कॉलेज के दिन, मस्ती वाले दिन। मुझे तो कंपटीशन वाले दिन भी अच्छे लगते थे, और आपको भी लगेंगे जब आप कल को नौकरी पे चले जाओगे ना, तो ये दिन आपको ज्यादा सूटेबल लगेंगे कि यार बढ़िया था, दिन भर खाते थे पड़े रहते थे, कमाने की तो टेंशन थी ही नहीं। ठीक है, और कमाने से ज्यादा खर्च करने की टेंशन, जितना कमाता है ना आदमी उससे ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसके। ठीक है, ये चीज है। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है आपका? हाँ हाँ, ऐसा वन हु ऑलवेज लिव इन पास्ट, स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस गाइस। 12th क्लास में इकोनॉमिक्स किसके पास थी आप में से? इको थी किसी के पास? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। ये प्रोडक्ट बनाया मैंने, इस प्रोडक्ट का दाम कितना कम कर सकता हूँ मैं? उतनी जितनी मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट जितना तो देना पड़ेगा, आपके घर से थोड़ी दूंगा मैं, है ना। तो ये उसका लास्ट पॉइंट है जहां पे ये आके टूट जाएगा प्राइस, है ना। मैंने कस्टमर को प्राइस बताया, उसने कहा कम कर लो कम कर लो। कितना कम करूंगा? अपने घर से तो लाके दूंगा, ले जाओ फ्री में, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लास्ट उसका प्राइस कहां तक हो, जहां तक मुझे लॉस नहीं हो रहा, उसको कहता है संतुलन कर लेना, एक तरह से बैलेंस कर लेना। ठीक है ना, तो बैलेंस वर्ड से ज्यादा वर्ड अच्छा है क्या आपका? इक्विलिब्रियम वर्ड ज्यादा सुटेबल है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप गाइज। देखो सुनो, ये जहां पे ये आ जाएगा ना सोमनम, जहां पे आ जाएगा ये सोमनम, समझ जाना ये नींद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ठीक है ना, और ध्यान से सुनना गाइज,
ये बुल वर्ड आ गया तो ध्यान रखना आप लोग कि सोमनम बुलिस का होता था गाइज वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चले। और गाइज इसी सोमनम के आगे क्विस्ट लग जाए, अगर क्या लग जाए सोमनम के आगे, सोमनम क्विस्ट लग जाए, तो इसका मतलब गाइज एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करता हो, बड़बड़ाता हो, उसको कहते हैं। ओके डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। दैट विच कैन, अच्छा इसमें एक दो वर्ड और भी है, लिख लेना आप लोग। पहला गाइस ध्यान से सुना आप लोग, एक होता है गाइस ऑमनीपोटेंट, एक क्या होता है वर्ड हमारा, देखो ओमनी वर्ड जहां पे आ गया ना, ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब इसमें तीन बातें हैं गाइस, एक होता है ओमनी प्रेजेंट, एक वर्ड क्या होता है हमारा ओमनी प्रेजेंट, का मतलब क्या होता है प्रेजेंट होना, और ओमनी का मतलब क्या होता है हर जगह, जो हर जगह मौजूद हो, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक होता है गाइज ओमनीसिएंट, होता है गाइज ओमनीसिएंट होता है, सिएंट में साइंस से याद कर लेना आप लोग, SAENC होता है ना, तो वन हु इज नॉलेजेबल, जिसके पास सबसे ज्यादा क्या हो, नॉलेज हो। और एक होता है गाइज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, ठीक है, पोटेंट में PO से याद रखना, पावर से होता है, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सबसे ज्यादा क्या हो, शक्तिशाली हो। तो ऐसा तो ईश्वर हो सकता है सिर्फ, ठीक है ना, तो वन हु इज सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है, वन हु इज नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा क्या नॉलेजेबल, और वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, सिर्फ ओमनी वर्ड के निकले पड़े ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, क्या हो जाएगा इसका, इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑडिबल मतलब क्या होता है सुनने योग्य, और इनऑडिबल जो सुनने योग्य ना हो, तो इनऑडिबल हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकॉरिजिबल हो जाएगा, जिसको सुधारा ना जा सके। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु डज नॉट टायर इजली गाइज, इनडीफेटिगेबल, जो जल्दी से थके ही ना, जो जल्दी से थके ना, खत्म होगी शीट, दो रह गए, ओहो दुख तो अभी चालू होगा, मुझे लगा खत्म हो गया यार, कितने हो गए, ओ चलो कोई बात नहीं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड गाइस, क्या हो जाएगा इसका, इसका ना इलिजिबल हो जाएगा, ये वाला अपठनीय, जो पढ़ने योग्य ना हो। देखो कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा लिखते हैं कि खुद ही क्या लिखा वही नहीं समझ पाते, है ना। कॉलेज लाइफ में मैंने देखा था, मेरा एक दोस्त था, कुछ नहीं पढ़ता था भाई साहब, कुछ नहीं, और इतना गंदा लिखता था कि उसको, मुझे लगता है उसको खुद को भी समझ में आता, और मार्क्स उसी के सबसे ज्यादा आते थे। तो मैंने कॉलेज के दिनों में समझा कि ऐसा लिखो कि टीचर को भी ना समझ में आए, तभी आपको समझ के देगा कि हाँ बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, इसको 2 मार्क्स, ठीक है ना। वो पूरे सेमेस्टर में कभी पेन कॉपी नहीं लाया, और एग्जाम हॉल में भी पेन वो मांग के ही करता था, उसका रिकॉर्ड था, कभी भी नहीं देखा कि वो पेन लाया, और खास दोस्त है इसलिए पता है मुझे, ठीक है। और मार्क्स 75%, ठीक है ना। हम यहाँ पे पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी में मर गया, हमारे 55 थे। मेरे साथ तो लग रहा है 55 का कलंक ही लग चुका है, क्या 10वीं हो, क्या 12वीं हो, क्या ग्रेजुएशन हो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला, दैट विच कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर गाइज, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टाइल हो जाएगा इसका। आपने देखो होगा धातु जो होता है गाइज, व्हाट, एक होता है ना मेटल, और एक होता है नॉन मेटल, धातु और अधातु। धातु क्या होता है, धातु यानी कि जो मेटल होता है उसको हम लोग पीट पीट के पतला कर सकते हैं, है ना, और उसको तार की तरह लंबा भी कर सकते हैं, जैसे हमने सोने की चैन बना ली या कोई भी चीज बना ली, और इतना भी पतला कर सकते हैं जैसे मिठाई के ऊपर जो चांदी या सोने के वक्र लगते हैं, है ना, तो वो आपका क्या डक्टाइल है एक तरह से, ठीक है ना, वो चीज नॉन मेटल्स नहीं होता ऐसे।
टू मच अनइम्पॉर्टेंट टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, कोई ऐसी चीज जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हा? ये गायब है, कितने से शुरू हुआ अब? 43 से शुरू है, तो कोई बात नहीं, यही कर लो, कोई इशू नहीं है। ये वाला देख लो, कहीं पे लिख लेना आप लोग, ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ या तो मैटर लिख लेना, या तो लिखना जैसा ठीक लगे। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, इसको कहते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, मतलब इतना छोटा मैटर है कि हम उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे कि क्या है। तुच्छ समझ रहे हो ना? तुच्छ मतलब बहुत ही अननेसेसरी सा, नेसेसरी है ही नहीं वो। करें अगला, लिख लिया ना? लाइबल टू बी ब्रेक इजिली गाइज, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं ब्रिटल। क्या कहते हैं इसको? फ्रेजाइल भी कहते हैं गाइज। क्या कहते हैं इसको? फ्रेजाइल। इजिली ब्रेकेबल होता है गाइज, इजिली ब्रेकेबल होता है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, वही आ गया ना, देखो तो रिपीट हो गया ये तो। जब रिपीट होगा तो आंसर करना है, ठीक है ना? इनसेटिएबल हो जाएगा इसका। अगला, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइज। देखो देर आर लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि जिससे ना अलग अलग चीजें मापते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आप जब डॉक्टर पे जाते हो तो यहाँ पे पट्टी से लपेट के वैसे गुब्बारा से दिखाता है, क्या है वो? बीपी की मशीन है ना? उसी ऐसी कुछ मशीन होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापती है, उसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, वायु दाब मापी। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो उसकी फोटो दिखाऊंगा वो कैसा होता है। थर्मामीटर क्या मापता है? टेम्परेचर को। थर्मामीटर जो होता है गाइस, टेम्परेचर को मापता है, उसके अंदर पारा होता है। क्या होता है? पारा। ये बोले तो मरकरी है ना? मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है कि नॉन मेटल है मित्रों? कुछ तो बोलो। हाँ, नहीं बोलोगे? मरकरी इज मेटल और नॉन मेटल? मरकरी इज मेटल और नॉन मेटल? मरकरी का साइंटिफिक नेम पता है आपको? Hg। क्या है? देखी होगी शक्ल कभी इसकी? कौन सी क्लास में? 9th 10th में। हम लोग हमारा तो सिलेबस ही चौथे चैप्टर से शुरू होता था। देखो Hg कहाँ है इसमें? अच्छा क्या, मरकरी जो होता है वो मेटल होता है। ये वाला जो दिख रहा है ब्लैक बॉक्स वाला, ये क्या है? तो कहीं पे होगा, देख लेते हैं Hg कहाँ पे है। कहाँ लिखा है? 80 नंबर पे। 80 कहाँ है? 80 ये रहा। ये देखो, बड़ी जल्दी बड़े ने देख लिया। 80 लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? तो ये हमारा क्या मरकरी है, और ये क्या हमारा मेटल है। क्या है ये हमारा? एक मेटल है, धातु है। लेकिन ये कैसा धातु है? धातु तो ठोस होता है, सॉलिड होता है। लेकिन ये एक ऐसा धातु है एकमात्र दुनिया में जो कि रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। नहीं मेरी बात आपको? ठीक है यार, अब समझ लूंगा। 9th में नहीं समझा तो क्या हुआ, आप समझ लेंगे, ठीक है ना? ये याद है 9th क्लास में याद कराते थे, इनएक्टिव गैसेस। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तुमने कैसे याद किया था? मुझे नहीं पता। ऐसा कुछ ट्रिक बताया था टीचर ने कभी? याद ही नहीं किया? ऐसा कोई ट्रिक नहीं बताई थी आपसे? कोई इनर्ट गैसेस बोलते हैं इनको, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्या चीज? हीना यानी कि हीलियम, नीना यानी कि नियॉन और ऑर्गन, करीना यानी कि क्रिप्टॉन, ये जेरोक्स यानी कि जेनॉन, और रंगीन यानी कि रेडॉन। हाँ? तो मैटर ही खत्म कर दिया है 10th में। सेम है सेम है, मेरी तो 8th में भी थी। वो तो शुक्र है जहाँ सेंटर पड़ा फर्रे चल गया, वरना पास भी नहीं होना मुझे। वरना दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था मैं 1 साल लेट। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा भविष्य खतरे में, टेंशन मतलब। चलो आ जाओ। समझ गए आप लोग? तो मेटल नॉन मेटल समझ गए आप लोग? आपको आपको पता है कि इसको हटाता हूँ ना, आप लोगों का बार बार ध्यान इसी पे जाएगा। देखो सुनो, ये जो
हमने देखा इस केमिस्ट्री सिखा के रहेगा क्या? एक कहा और भैया, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? ये अंडो बना रहा, चलो कोई बात नहीं, खत्म ही होने वाले वैसे भी क्लास। क्या क्या बता रहा था मैं आपको? सुनो सुनो, जो ये थर्मामीटर होता है ना, इसका एक बड़ा लिमिटेड रोल होता है। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं दिखाता और बहुत कम को भी नहीं दिखाता, ये जम जाएगा। बहुत ज़्यादा को दिखाओगे तो उबलने लगेगा, बहुत कम को दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा को 300 डिग्री से ज़्यादा अगर जाना है ना तो आपको चाहिए, आपका जैसे सूरज का टेम्परेचर नापना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए चाहिए हमें पायरोमीटर। क्या चाहिए हमें? पायरो, याद रखना, पायरो का मतलब फायर होता है, पुष्पा वाला। ठीक है ना? और जो माइनस में जो टेम्परेचर होता है 20 से कम, उसके लिए एल्कोहलिक। कौन सा वाला? एल्कोहलिक तो पता ही होगा आपको। ठीक है ना? तो एल्कोहल नहीं जमता अगर मिक्स नहीं किया तो। मिक्सिंग अगर हो गई है तो जम जाएगा। मतलब प्योर अल्कोहल कभी भी, इसलिए उसको थर्मामीटर में यूज करते हैं। कुछ बताता होगा यार, उनका तरीका होगा। हमने तो अल्कोहल का एक ही प्रयोग देखा है आज तक, बंदों के गिलास में। ठीक है ना? ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ठीक है, कंटिन्यू, हट भी नहीं रहा अब तो। कितने बच गए हैं अभी? ये खत्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट शीट मिलेगी आपको। हाँ, 1 वर्ड ही चलेगी 400 तक, उसके बाद खत्म हो गई तो नया नया मिलेगा आपको। ओ भैया, और ओए, तो एग्जिट ही नहीं कर रही। नेक्स्ट क्लास में ना वो पढ़ के आना चैप्टर।